एडीओ जो सिलेबस है हमारा, उसके अंतर्गत जो ग्रामीण विकास वाला जो भाग है उसका यूनिट 2 पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उस यूनिट 2 के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहले ये जो मनरेगा था इसको नरेगा के नाम से जाना जाता था, ये मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं ये जो मनरेगा है, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, चूँकि ये एक्ट है, ठीक है, ये कैसा एक्ट है? इस एक्ट के अंतर्गत जो रोजगार दिया जाता है वो गारंटी युक्त रोजगार दिया जाता है, इसलिए इसको सिर्फ योजना ही बोला जाता है, इसको एक अधिनियम बोला गया है। इसके जो अधिनियम तिथि है वो है 25 अगस्त 2005। इसके बाद देखते हैं अधिसूचना। अधिसूचना है हमारा 7 दिसंबर 2005 को इसको अधिसूचित किया गया है और ये प्रारंभ होता है 2 फरवरी 2006 को। जब ये मनरेगा अधिनियम जब प्रारंभ हुआ उस समय 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। अगर इसके अंतर्गत हम धारा देखें कि किस धारा के तहत ये योजना चल रही थी, तो मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 4(1) के अंतर्गत ये योजना चल रही थी। अब हम देखते हैं इसका उद्देश्य। इसका उद्देश्य है, सबसे पहला उद्देश्य है, चूँकि ये गांव में चलने वाली योजना है, एक अधिनियम है, तो यहाँ पे जो गांव में रहने वाले लोग ज़्यादातर लोग बीपीएल या फिर एपीएल वाले होते हैं, तो यहाँ पे ये जो योजना है वो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य, ब्रैकेट में मैंने लिखा है 18+, इसको आगे बताऊंगी मैं, वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, उनको श्रम देकर उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाना। इसमें आपको ये चीज़ याद रखना है कि एक तो बीपीएल से नीचे रहने वाले परिवार रहेंगे, ठीक है, और उसके अंतर्गत वयस्क सदस्य। इसमें आपको क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि जो वयस्क सदस्य हैं उनकी आयु कितनी निर्धारित की गई है? 16, 18, 20, 21। तो आपको आंसर लेना है इसमें 18 वर्ष, 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक। ठीक है, अब इसके अंतर्गत एक आपको ऑनलाइन दिख रहा है कि अकुशल शारीरिक श्रम। तो अकुशल शारीरिक श्रम का मतलब क्या होता है? देखिए, कुशल का मतलब होता है कि उसको प्रॉपर वो चीज़ें आती है, उस चीज़ में वो पूरी तरह से निपुण होता है, और अकुशल का मतलब होता है कि प्रॉपर उसके पास कोई पर्टिकुलर एक स्किल नहीं है, मीन्स वो किसी पर्टिकुलर एक कार्य में पारंगत नहीं है, तो उनको अकुशल बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो उनको जो श्रम दिया जाएगा वो कैसा श्रम दिया जाएगा? जरूरी नहीं है कि उनको जो पसंद है वही कार्य दिया जाए, वहाँ हमारे पास जो भी कार्य अवेलेबल होंगे वैसा कार्य उनसे कराया जाएगा। तो ये ऐसा कार्य अकुशल शारीरिक श्रम के अंतर्गत शामिल होता है। ठीक है, तो उनको श्रम देकर उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाना। ठीक है, इसके बाद इसका जो दूसरा उद्देश्य है, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का गारंटी युक्त उनको रोजगार प्रोवाइड करना। ये जो 100 दिन का जो रोजगार है ये पूरे भारत में 100 दिन का ही रोजगार अवेलेबल कराया जाता है, लेकिन 2013-14 से छत्तीसगढ़ में 150 दिन का अतिरिक्त रोजगार प्रोवाइड कराया जाता है। ये जो सन है ये 2013-14 से स्टार्ट किया गया, इसको 150 दिन का जो अतिरिक्त रोजगार था। और ये जो 150 दिन का अतिरिक्त रोजगार है, चूँकि केंद्र सरकार ने तो निर्धारित 100 दिन किया गया है, अब इसमें 50 डेज एक्स्ट्रा हमारे छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, तो एक्स्ट्रा छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, तो इनका जो एक्स्ट्रा जो भरपाई है 50 दिन का जो अतिरिक्त कार्य है उसका पैसा कौन देगी? तो हमारा जो राज्य सरकार है, मतलब छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 50 दिन का जो एक्स्ट्रा जो पेमेंट बनता है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका क्रियान्वयन एजेंसी या क्रियान्वयन विभाग। तो ये जो योजना चल रही है, हमारा जो मनरेगा योजना चल रहा है, इसके अंतर्गत क्रियान्वयन एजेंसी ग्रामीण विकास मंत्रालय। चूँकि ये ग्रामीण विकास के अंतर्गत की योजना है तो इनका जो क्रियान्वयन एजेंसी है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय रहेगा। ठीक है, अब मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य करने की सिफारिश है वो सिफारिश कौन करती है? तो ग्राम सभा करती है। क्योंकि ग्राम सभा जो रहता है वो गाँव से मिलकर गाँव में जो रहते हैं उन वहाँ पे ग्राम सभा बनाया गया रहता है। तो ग्राम सभा को देखिए, जो ग्रामीण होते हैं उनको काम चाहिए, तो वो काम चाहिए, वो किनके पास जाके वहाँ पे ग्रुप बनाएंगे, वहाँ पे ग्राम सभा इकट्ठा किया जाएगा, तो वहाँ पे वो अपनी ज़रूरतें बताएंगे कि हमें काम की आवश्यकता है, तो ये जानकारी ग्राम सभा को मिलेगी, और जो ग्राम सभा है इस कार्य की सिफारिश करेंगे कि यहाँ पे इनको कार्य की आवश्यकता है। ठीक है, किस टाइप का काम होगा? जैसे आपका तालाब का गहरीकरण हो गया या खुदाई का कार्यक्रम हो गया, इस टाइप के कार्यक्रम, इससे रिलेटेड और भी कार्यक्रम हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही कार्य होंगे, यह हो सकता है उस गाँव में कोई शासकीय भवन का निर्माण करना
होगा तो उससे रिलेटेड कार्य भी इनसे कराया जाएगा और इसका इनको एक राशि दिया जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारा मनरेगा अधिनियम है, इनको ये डिसाइड किया गया है कि हम इनको 3 चरणों में स्टार्ट करेंगे। 3 चरण में स्टार्ट करेंगे। 3 चरण में स्टार्ट करने का उनका रीज़न क्या है कि अगर पूरे एक बार में उसको लागू कर दिया जाता है तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो योजना पूरी तरह से अच्छी तरह से चले, हो सकता है कि वो अच्छी तरह से ना चले, तो एक ट्रायल के रूप में उसको स्टार्ट किया गया रहता है। तो जो प्रथम चरण रहता है वो 2 फरवरी 2006 को चालू किया गया रहता है और ये प्रारंभ होता कहाँ से है पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इसका शुरुआत किया गया रहता है। अब इसके अंतर्गत चूंकि ये चरण में है, चरण की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, किस्त में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको ट्रायल करके देखना है ना। तो किस्त में करें मतलब कुछ ही ज़िले में या कुछ ही जगह पे पहले स्टार्ट किया जाएगा, उसके बाद ही उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले जो प्रथम चरण है इसके अंतर्गत भारत के 27 राज्य और जो 27 राज्य है उसके अंतर्गत 200 जिले को शामिल किया गया प्रथम चरण में। ये जो 200 जिले हैं भारत के, इसी में से 11 जिले छत्तीसगढ़ के भी शामिल हैं। ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे हैं वो अपने छत्तीसगढ़ के प्रेफरेंस से देख रहे हैं, तो हमको क्या करना है, छत्तीसगढ़ के जो 11 जिले हैं उनको भी याद रखते हुए चलना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 11 जिले हैं इनको हम 5 संभाग से 11 जिले लिए गए हैं, तो इसको संभाग वाइज पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। हमारा नीचे है बस्तर संभाग। बस्तर संभाग के 3 जिले इसके अंतर्गत शामिल हैं, बस्तर, दंतेवाड़ा और कांकेर। फिर दूसरा हम लोग चलते हैं दुर्ग संभाग की ओर। दुर्ग संभाग के अंतर्गत 2 जिले शामिल हैं, राजनांदगांव और कबीरधाम। फिर हम लोग चलते हैं रायपुर संभाग की ओर। रायपुर संभाग के अंतर्गत धमतरी जिला शामिल है। फिर देखते हैं बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग के अंतर्गत बिलासपुर जिला और रायगढ़ जिला शामिल है। फिर हमारा एक लास्ट बच गया है सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग के अंतर्गत 3 जिले कोरिया, सरगुजा और जसपुर, ये हमारा शामिल है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपना सेकंड चरण की ओर। ये जो दूसरा चरण है ये 1 अप्रैल 2007 को प्रारंभ हुआ। अब इसके अंतर्गत भारत के 130 जिलों का चयन किया गया, जिसमें से छत्तीसगढ़ के 4 जिले भी शामिल हैं। ठीक है, अगर आपको पूछा गया कि द्वितीय चरण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को शामिल किया गया, 4 जिलों को शामिल किया गया और कितने संभागों को शामिल किया गया है, तो सिर्फ 2 संभाग आएंगे, एक रायपुर और एक बिलासपुर। पूरी तरह से रायपुर संभाग के पूरे जिले या बिलासपुर संभाग के पूरे जिले को शामिल नहीं किया गया है इसमें। रायपुर संभाग के 2 जिले रायपुर और महासमुंद को शामिल किया गया है। बिलासपुर संभाग के 2 जिले कोरबा और जांजगीर चांपा को शामिल किया गया है। अब देखते हैं इसका तीसरा चरण। तीसरा चरण 1 अप्रैल 2008 को प्रारंभ हुआ। चूँकि फर्स्ट चरण ट्रायल था, देख लिए वो लोग। सेकंड जो चरण है वो भी आपका ट्रायल के रूप में था, इसमें भी देख लिए। अब उनको ये पता चल गया कि इनका जो अधिनियम है वो सक्सेसफुली जा रहा है, अच्छे से जा रहा है, तो क्या करेंगे, अब तीसरे चरण में ये लोग और वेट नहीं करेंगे। अब तीसरे चरण में पूरे समस्त भारत में इसको लागू कर दिया जाएगा। तो अगर पूरे समस्त भारत में लागू है तो छत्तीसगढ़ के भी समस्त जिलों में ये लागू हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पूछा जाएगा कि जो मनरेगा अधिनियम है वो समस्त भारत में या समस्त छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2008 को लागू हुआ। अब देखते हैं नाम परिवर्तन। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बताई थी कि मनरेगा से पहले इसका नाम था नरेगा। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम नरेगा से मनरेगा कर दिया गया। 2 अक्टूबर क्यों? मनरेगा में किनका नाम ऐड हो रहा है, महात्मा गांधी जी का नाम ऐड हो रहा है। तो चूँकि महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस कब आता है, 2 अक्टूबर को आता है, इसीलिए इसका जो नाम परिवर्तन है वो 2 अक्टूबर को किया गया और सन पूछा जाएगा तो 2009 में किया गया। अब महात्मा गांधी जी का भी इसमें नाम जोड़ने का एक बहुत ठोस रीज़न है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ये कहते थे कि पूरे देश का जो विकास होता है वो देश का विकास कब पॉसिबल है, जब गांव का विकास संभव हो पाएगा। तो इसीलिए इनका इसमें बहुत ज़्यादा सोच था कि पहले गांव का विकास किया जाए, फिर गांव का विकास करते करते धीरे धीरे पूरे देश का विकास होगा। इसीलिए ये जो योजना है इसका नरेगा से मनरेगा कर दिया गया नाम। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका लक्ष्य। इसका जो लक्ष्य है, पहला है सामाजिक सुरक्षा, दूसरा है बाढ़ नियंत्रण, तीसरा है स्थायी परिसंपत्ति निर्माण। स्थायी परिसंपत्ति निर्माण का मतलब क्या होगा, जैसे कि आप लोगों को मैं अभी बताई थी कि वहाँ पे कोई भवन का निर्माण करना है या कुछ और भी चीज़ों का निर्माण करना है जो शासकीय हो। ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे मजदूर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मजदूर कहाँ से प्रोवाइड कराया जाएगा, यही मनरेगा के जो मजदूर है उन्हीं से कार्य कराया जाएगा। ठीक है, तो इससे जो संपत्ति निर्मित होगी ये स्थायी परिसंपत्ति निर्माण के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सक्रियता पूर्वक सामाजिक समावेश सुनिश्चित करना। किनका सामाजिक समावेश सुनिश्चित करना, ग्रामीणों का।
क्योंकि जब तक ग्रामीणों का समाज में बराबर हिस्सेदारी हम सुनिश्चित नहीं करेंगे तब तक वो वहाँ पे डेवलप नहीं हो पाएंगे, और डेवलप नहीं हो पाएंगे तो ये जो है ऊपर पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे शासन में इनका सक्रियतापूर्वक सामाजिक समावेश इनका सुनिश्चित करना। फिर नेक्स्ट है शासन में बेहतर पारदर्शिता व जवाबदेही के लिए भी, इस लक्ष्य से भी ये मनरेगा योजना स्टार्ट हुआ है। फिर नेक्स्ट देखते हैं पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करके जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना भी इसका एक लक्ष्य है। अब देखते हैं कार्य की प्रक्रिया। कार्य की जो प्रक्रिया होती है, जो मजदूर रहेंगे उनको कार्य कैसे प्रोवाइड कराया जाएगा, ये कार्य की प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। तो सबसे पहले देखना है कि उनको कार्य करने से पहले एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। वहाँ पे एप्लीकेशन इसलिए देंगे कि वहाँ पे बताना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे कार्य की ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले वो लोग अपना पंजीयन कराएंगे, तो पंजीकरण करने के लिए उनको आवेदन देना पड़ेगा। जैसे ही वो आवेदन देंगे उसके बाद उनको जॉब कार्ड प्राप्त हो जाएगा। जॉब कार्ड याद रखिएगा कि जो एक जॉब कार्ड होता है ये 5 साल के लिए वैलिड रहता है। नेक्स्ट है आपका आवेदन प्राप्ति के 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध कराना। ये जो रोजगार है इनको वो जिस स्थान पर रहते हैं जहाँ पे उनका निवास स्थल है वहाँ से 5 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत ही उनको रोजगार दिया जाएगा। अगर जो रोजगार 5 किलोमीटर क्षेत्र से बाहर है उनसे एक्स्ट्रा है तो उनको क्या किया जाएगा, जितना जो एक दिन का रोजगार दिया जाता है उसी का 10% उनको अलग से एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग इसमें महिला प्राथमिकता। जैसे कि सभी चीज़ में महिलाओं को प्राथमिकता दिया जाता है तो इसके अंतर्गत भी महिलाओं को प्राथमिकता दिया गया है। इसमें जो प्राथमिकता रहेगा 1/3 या 33%, कम से कम 1/3 महिलाएं या 33% महिलाओं को इसके अंतर्गत प्राथमिकता दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेरोजगारी भत्ता। तो बेरोजगारी भत्ता कब दिया जाता है, जब आवेदन प्राप्ति होने के 15 दिन के भीतर आपको रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया है, किसी कारणवश अगर वो आपको रोजगार प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं तो उसके एवज में आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये जो बेरोजगारी भत्ता है ये छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता नियम 2013 के अनुसार दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। जो बेरोजगारी भत्ता ये कैसे दिया जाएगा, प्रथम 30 दिन मजदूरी दर का 1/4 भाग, ठीक है, और 30 दिन बाद 1/2 भाग। कैसे प्रथम 30 दिन रहेगा, देखिए चूंकि उनको 15 दिन तक का तो कोई 15 दिन के भीतर आपको रोजगार अगर वो उपलब्ध करा पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 15 दिन से अगर 16वां दिन हुआ तो 16 दिन से लेके आप 30 दिन तक का काउंट करेंगे। 16 दिन से 30 दिन तक आपको एक दिन में जितनी मजदूरी मिलती है, जैसे 15 दिन हो गया फिर 16वां दिन पहुंच गया, तो एक दिन में अगर जैसे अभी जो दैनिक मजदूरी है वो 204 रुपये है, तो 204 रुपये का 1/4 भाग आपको 16वां दिन मिलेगा। फिर 17 दिन हुआ तो 17 दिन का अगर सिंगल काउंट करेंगे तो फिर वो 204 का 1/4 भाग फिर से दिया जाएगा। तो ऐसे जितने दिन एक्स्ट्रा होंगे 30 दिन तक, 16 दिन से लेकर 30 दिन तक मजदूरी का 1/4 भाग दिया जाएगा। और 30 दिन से एक्स्ट्रा जैसे होता है 31वां दिन 32वां दिन ऐसे जो एक्स्ट्रा होते जाएंगे तो जो मजदूरी रहेगा उसका मजदूरी दर का 1/2 भाग इनको दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता कब दिया जाता है, जब वो आपको 15 दिन के भीतर रोजगार प्रोवाइड ना करा पाए, ठीक है। तो बेरोजगारी भत्ता ना दिया जाने का शर्तें भी देख लेते हैं, कब कब नहीं दिया जाएगा। पहला चीज़ इसमें प्राकृतिक आपदा। देखिए अगर कहीं पे प्राकृतिक आपदा है, जैसे वहाँ पे बाढ़ आया हुआ है, जहाँ वहाँ पे और कोई भी दिक्कत है, भूकंप आया हुआ है, तो वहाँ पे तो कार्य हो ही नहीं पाएगा। तो ना तो वो आपको कार्य प्रोवाइड करा पाएंगे, चाहे आप एप्लीकेशन भी दे रहे हैं तभी भी ना तो वो आपको कार्य प्रोवाइड करा पाएंगे और ना ही आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। और ये है कि नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर उपस्थिति ना होने पर, अगर आपको जो आपने आवेदन किया है उसके 15 दिन के भीतर आपको बुला लिया गया है कि आइए आप यहाँ पे काम करिए, बट फिर भी आप वहाँ पे उपस्थित नहीं हैं और वो आपकी गलती कि आप वहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो इस एवज में आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा सकता, ठीक है। और 1 सप्ताह तक बिना सूचना के अनुपस्थित रहेंगे तो इसमें भी आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा सकता। देखिए अगर नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर आप उपस्थित नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर से कार्य के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकते या फिर से आपको कार्य पे नहीं रखा जा सकता। आपको फिर से कार्य पे रखा जा सकता है, बस इस पे शर्तें ये है कि आपको वहाँ पे उपस्थिति नहीं होने का रीज़न बताना पड़ेगा कि आपने इस कारण से वहाँ पे नहीं जा पाए।
ये आपको बताना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप सेकेंड टाइम फिर से एप्लीकेशन करेंगे आपको कार्य जरूर दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पे बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, जो राशि का भुगतान, जो मजदूरी किए रहेंगे उसकी जो राशि है वो किस किस माध्यम से दी जाएगी। तो सबसे पहला है आपका बैंक या फिर डाकघर के बचत खाते के माध्यम से। दूसरा है आईएपी जिले में, जो आईएपी जिले हैं जो बैंक या डाकघर के बचत खाते के माध्यम से है, ये तो आपका सामान्य क्षेत्र के लिए हो गया। अब आईएपी जिले में कैसा दिया जाएगा, तो आईएपी जिले में ग्राम पंचायत जो रहेंगी वो उनको राशि का भुगतान करेंगी, ग्रामीणों को। आईएपी जिले मतलब इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान। ऐसे जिले जो नक्सल प्रभावित हो या पिछड़े हुए हो या उनका तेजी से विकास ना हो पा रहा हो, तो ऐसे जिले आईएपी जिले के अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो है मनरेगा के अंतर्गत 4 जिलों को आईएपी जिले की श्रेणी में रखा गया है। कौन कौन से 4 जिले हैं? ये 4 जिले जो है वो बस्तर संभाग के जिले हैं। बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा, ये 4 जिले आप नोट कर लीजिएगा। आईएपी जिले के अंतर्गत शामिल है 4 जिले। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनरेगा के अंतर्गत आईएपी जिलों की संख्या कितनी है, या आईएपी जिलों के अंतर्गत शामिल जिलों की संख्या कितनी है, तो 4 है। कौन कौन से हैं? बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका आधार कार्ड अगर जिनके पास अवेलेबल है तो उनको डीबीटी के माध्यम से भी राशि का भुगतान करा दिया जाएगा। डीबीटी मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इसके माध्यम से भी उनको प्रोवाइड कराया जाएगा भुगतान राशि का। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए इसमें कि जो आईएपी जिले हैं क्या यहाँ पे नगद राशि देने का प्रावधान है, तो बिल्कुल है। क्योंकि देखिए जिले में जो है ग्राम पंचायत उनको राशि का भुगतान करेंगी, तो राशि का भुगतान कैसे करेंगी? नगद रूप से ही करेंगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि जो कार्यस्थल है वहाँ पे आपको कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो शिशु गृह केंद्र, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी जो माताएं अगर लेके आती हैं तो उनके रुकने के लिए वहाँ पे शिशु गृह केंद्र बनाया जाएगा। पेयजल की वहाँ पे व्यवस्था की जाएगी, और छोटा मोटा अगर कुछ चोट लगता है कार्य करने के दौरान तो वहाँ पे उसके लिए प्राथमिक उपचार की भी व्यवस्था कराई जाएगी। प्राथमिक चिकित्सा या फिर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था वहाँ पे कराई जाएगी। अगर कार्य करने के दौरान कभी बहुत ज़्यादा चोट लग गई या मृत्यु हो गई कार्य करते हुए, या विकलांग हो गए वो, तो उनको एक अनुग्रह राशि प्रदान किया जाएगा। पर ये अनुग्रह राशि डिसाइडेड नहीं रहता है कि आपको इतना ही दिया जाएगा, ये वहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से उनको अनुग्रह राशि दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अतिरिक्त रोजगार। अतिरिक्त रोजगार जो है जो वन अधिकार पट्टा धारक जो है इनको केंद्र सरकार द्वारा 150 दिन का अतिरिक्त रोजगार प्रोवाइड कराया जाएगा। क्योंकि केंद्र सरकार का पहले से बोला गया कि वो 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड कराती हैं, पर जिनके पास वन अधिकार पट्टा धारक है उनको केंद्र सरकार 150 दिन का अतिरिक्त रोजगार प्रोवाइड कराएंगी। और सूखा प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे छत्तीसगढ़ में एक परिवार को 200 दिन का रोजगार प्रोवाइड कराया जाएगा। अब कार्य तो करा लिया गया, अब उनकी मजदूरी देखते हैं। इनकी जो दैनिक मजदूरी है, एक दिन में उनको 204 रुपये प्रदान किया जाता है। उनको जो उनकी जो राशि है वो 204 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दी जाती है। और इनकी जो मजदूरी है, इनकी जो राशि है, इसका निर्धारण कौन करती है? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। 204 रुपये जो प्रतिदिन है, ये राशि 1 अप्रैल 2022 का, ये आपको रिसेंट डाटा बता रही हूँ मैं। नेक्स्ट है मातृत्व अवकाश भत्ता। ये जो मातृत्व अवकाश भत्ता है ये राज्य शासन के द्वारा इसको प्रोवाइड कराया जाता है। ऐसी महिलाएं जो विगत 12 माह में 50 दिन की मजदूरी की हुई है, लगातार 50 दिन की मजदूरी की हुई है, उनको 1 महीने की अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं 12 दिन तक, वो काम 12 माह में वो 50 दिन की मजदूरी किए हुए हैं, अब उसके बाद अगर उनको मातृत्व अवकाश की ज़रूरत है तो वहाँ पे उनको 1 माह की मजदूरी का भुगतान दिया जाएगा मातृत्व अवकाश भत्ता के रूप में।